नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। सादा जीवन उच्च विचार, यही है भारतीय किसान। सचमुच में भारतीय किसान भारतीयता का सच्चा प्रतिनिधि है। उसमें भारत की आत्मा निवास करती है। मगर ये कड़वा सच है कि घोर परिश्रमी और सीधा सादा होने के बावजूद भी भारतीय किसान की जीवन दशा बड़ी ही दुखद है। उसका संपूर्ण जीवन जोखिम भरा है, इसलिए उनके जीवन दशा को अभी और ऊपर उठाना होगा। इस कार्य के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं और खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देते हैं ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भाइयों, यूं तो उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और झारखंड में लीची की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन बिहार की लीची केवल देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है। फिलहाल बिहार में शाही लीची पककर तुड़ाई के लिए तैयार हो गई है और ज्यादातर किसान लीची की तुड़ाई कर सीधे सीधे बाजार में बेचते हैं, जिससे अधिक लाभ भी नहीं मिलता है, साथ ही फलों की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। अगर लीची के फलों की तुड़ाई करके सही तरीके से प्रोसेसिंग करके बाजार में बेचे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए लीची के फलों की सही तुड़ाई के बारे में जानते हैं जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक संजीव कुमार झा से। लीची की तुड़ाई शुरू है। लीची की मिठास पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। लीची एक ऐसी फसल है जो तुड़ाई के बाद, डाल से हट जाने के बाद उसकी मिठास में थोड़ी सी भी वृद्धि नहीं हो पाती है। और यदि बात करें फलों की तुड़ाई की, तो फलों की तुड़ाई के 15 दिन पूर्व कीटनाशी दवाओं का छिड़काव बंद कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि लीची के फलों में तुड़ाई के बाद मिठास की वृद्धि नहीं होती, अतः इसकी सही परिपक्वता की पहचान करके फलों के पूर्णतः परिपक्व हो जाने के बाद ही तुड़ाई करें। परिपक्वता का निर्धारण फलों के रंग के साथ साथ किस्म विशेष की मिठास के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए तोड़ने से पूर्व हर पेड़ से, हर गुच्छे से कम एक लीची चख के देख लें कि ये मीठा हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात कि किसी भी फल की परिपक्वता जांचने का एक और आसान तरीका है कि आप एक पानी से भरे हुए बाल्टी में पके हुए फल को अगर डालेंगे, ऊपर की ओर तैर जाएगी और कच्चे फल होंगे तो वो निश्चित रूप से नीचे जाएंगे। शाही लीची, अर्ली बेदाना ये और रोज सेंटेड, ये 3 नस्ल अभी पूरी तरह मिठास से भर चुकी है और ये इस समय तुड़ाई चल रही है। किसान बंधु जब भी लीची की तुड़ाई करें, या तो सुबह सूर्योदय से पहले से शुरू करें और सूरज की ताप आने से पूर्व ही उसकी तुड़ाई कर लें, या फिर सायंकाल में करें। किसान बंधु, लीची जब भी तोड़ी जाती है तो उसकी साथ उसकी कम से कम 6 से 7 सेंटीमीटर उसकी एक डंठल लगी हुई तुड़ाई करनी चाहिए। उस किसान बंधु लीची की तोड़ाई करने के उपरांत उसे जमीन पे, मिट्टी पे कभी कदापि न रखें। या तो आप पॉलीथीन शीट बिछा लें या उसके पत्तों की ही पहले एक परत बिछा लें, उसके ऊपर ही रखें। ग्रेडिंग के दौरान आकार के अनुसार फलों को छांटकर अलग अलग वर्गों में विभक्त किया जाता है। आमतौर पर 20 ग्राम वजन से कम और फटे व दागदार फलों को छांटकर अलग कर देते हैं। आकार में 25 ग्राम या उससे बड़े फलों को अलग एकत्रित कर अलग श्रेणी बनाई जाती है। वर्गीकृत फल बाजार में अधिक शीघ्रता से बिकते हैं तथा उनकी कीमत भी अच्छी मिलती है। किसान बंधु, स्थानांतरण का 2 तरीका। सबसे पहला कि हम ऐसे बांस के कोठरी या फिर प्लास्टिक के ऐसे कैरेट जिसमें जालीदार हो, जिसमें हवा का संचार हो सके, उसमें ही आप हमेशा संचयन करें। लीची के जब भी आप बंडल बनाते हैं तो इस तरह से बंडल रखेंगे कि एक लीची के ऊपर दूसरे लीची का दबाव न पड़े। मतलब एक गुच्छा अगर एक सिरा दूसरी एक तरफ होगी तो फिर अगले गुच्छे का सिरा दूसरी तरफ होनी चाहिए। कैरेट में या फिर आप जो बांस की टोकरी बनाए हुए हैं, जिससे भी आप लीची की पैकिंग करना चाहते हैं, उसके निचले परत में और उसके किनारे की ओर उसके ही हरे पत्ते जरूर फैला दें। एक परत डालने के बाद थोड़े पत्तों के एक परत डालें, फिर दूसरा आप उस पे डालें। किसान बंधु हमेशा लीची को इस तरह पैकिंग करें कि उसमें हवा का संचार होता रहे, वरना लीची की फसल बड़ी तेजी से सूखेगी और उसके छाल अगर कड़े हो जाते हैं उसके बाद बाजार मूल्य नहीं मिलेगा। किसान बंधु, अगर हमें एक देश से दूसरे देश या फिर लंबी दूरी तय करानी है तो आजकल जो आती है एसी भान, उसमें ही आप हमेशा रखें।
विदेश भेजने से पूर्व, जैसे हमारे की व्यापारी, विक्रेता या सप्लायर जो भी अपने फलों को दूर भेजते हैं, उससे पहले उसकी कोल्ड स्टोरेज में रखने से पूर्व एक प्रक्रिया की जाती है कि उसके सल्फर ध्रुवीकरण कर दी जाती है। यही सल्फर ध्रुवीकरण करने का कारण है कि आपको बाजार में अब लाल की जगह पीले भी लीची मिलते हैं, सफ़ेद आकार के भी लीची मिलते हैं। ये ध्रुवीकरण का ही प्रभाव है। ध्रुवीकरण करने से एक और उसमें सहायता मिलती है कि किसी भी तरह के जीवाणुओं का प्रकोप या कीटों का प्रकोप नहीं हो पाता। किसान बंधु, लीची की फसल को पैकिंग करने से पहले, विदेश भेजने से पहले कोल्ड स्टोरेज में इसे 10 डिग्री सेल्सियस तक निश्चित रूप से आधे घंटे रखी जाती है। इसे प्रोक्योरमेंट कहते हैं। पूर्ण तरह गुठली तक ठंडा हो जाने के उपरांत ही इसे क्रेट में रखते हैं। फिर इसे 25 डिग्री सेल्सियस तक लंबे समय तक रखते हैं। रखने के बाद इसका तापमान हमेशा ऐसा बराबर रखा जाता है कि किसी भी अगर विदेश भी भेजी जाती है तो इसे किसी एसी वैन में ही रखी जाती है, जिसमें यह तापक्रम 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में इसका मेंटेन किया जाता है, ताकि इसमें किसी तरह की सड़न पैदा ना हो सके। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। किसान भाइयों, केंचुओं को कृषकों का मित्र कहा जाता है। ये केंचुए पोषण तत्वों से भरपूर उत्तम जैव खाद का निर्माण करते हैं। जी हाँ, खेती बाड़ी के क्षेत्र में देखा जाए तो आज वर्मी कंपोस्ट से बेहतर और भी कोई दूसरी खाद नहीं है। ये ना केवल काफी सस्ती है, बल्कि किसान इसे स्वयं आसानी से तैयार भी कर सकते हैं। बस जरूरत है किसान प्रशिक्षण लेकर इसे बनाने की शुरुआत करें और समय समय पर इनकी सही देखरेख भी करते हैं। तो चलिए वर्मी कंपोस्ट बनाने की सही तकनीक पर जानकारी लेते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शंभू प्रसाद से। वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो विधि है वो बहुत ही आसान है और कम से कम खर्च से भी इसको बनाया जा सकता है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि अगर आपके पास सफिशिएंट मनी है, लिहाजन आपको एक परमानेंट पिट बना लेना चाहिए। और पिट बनाने के लिए ये करना है कि ईंट, जैसे दीवार बनाते समय आप ईंट को जोड़ते हैं सीमेंट के माध्यम से, तो आप आयताकार बेड बनाएं और उसमें उस बेड की लंबाई होगी लगभग 15 से 20 मीटर, तो चौड़ाई इसकी 4 से 4.5 फीट रखें और ऊंचाई जो है यानी गहराई उसकी आप 2 से 2.5 फीट रखें। ऐसा करेंगे तो आपको आगे के ऑपरेशंस में सुविधा होगी और उत्पादन में भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पहले पिट बना लें ईंट का, और उसमें ध्यान ये रखना है कि जो ईंट का आपने दीवार खड़ा किया है आयताकार, उसका अंदर और बाहर दोनों साइड से उसका प्लास्टर नहीं करेंगे, ताकि हवा का आवागमन अच्छा रहे। लेकिन जो सतह है, निचली सतह है, उसको प्लास्टर कर दें और पानी निकलने के लिए आपको निकास की भी व्यवस्था करनी है। और उसमें आप जहाँ ढाल है वहाँ आप छिद्र के माध्यम से एक प्लास्टिक की छोटी सी ट्यूब लगा दें, ताकि उस टंकी का सारा पानी बाहर निकल जाए जो सतह पर जमा हो चुका है, और सतह के नीचे बिल्कुल पानी जमा नहीं रहे। केंचुओं का चयन। वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुओं की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिनमें प्रजनन व वृद्धि दर तीव्र होती है, बदलते मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता हो और कार्बनिक पदार्थों को शीघ्रता से कंपोस्ट में परिवर्तन करने की क्षमता हो। उन्हीं केंचुओं की प्रजातियों का चयन करना चाहिए। केंचुओं की उन्नत प्रजातियां इस प्रकार से हैं: आइसीनिया फोटिया, यूडिलिस यूजेनी तथा पेरियोनिक्स एस्केवेट्स वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोगी पाए गए हैं। अब इसमें आप कंपोस्ट बनाने के लिए सामग्रियों को कैसे डालेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने जो पीट बनाया है उस पीट की निचली सतह पर 1.5 से 2 इंच मोटाई में आप वैसे चीज़ों को डाल दें, वैसे कचरों को डालें जो आसानी से सड़ने वाला हो, मुलायम हो और आसानी से सड़ने वाला हो, या अधसरा कोई सेमी डिकम्पोज कोई मटेरियल्स हो, उसका आप 2 से 2.5 इंच लेयर लगा दें। इसके लिए आप केले का थंब, जलकुंभी या मुलायम सड़ने वाले जो साग हैं उसको भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आप निचली सतह पर बिछा दें। ये नीचे की लेयर होगी। अब उसके ऊपर
गोबर और कचरे का मिश्रण डालना है। गोबर में आप ताज़ा गोबर नहीं डालेंगे, गोबर कम से कम 15 से 20 दिन पुराना होना चाहिए। इसके बाद आप क्या करें कि 1 क्यूबिक मीटर में 1 घन मीटर, मतलब जो आपकी ये ऊंचाई है टंकी की, लंबाई है, तो 1 घन मीटर में आप कम से कम 350 से 400 की संख्या में आप केचुआ डालें। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने केचुआ को आप डाला है गोबर और कचरे के मिक्सचर पर, तत्क्षण थोड़ी ही देर में, मतलब सेकंड में 5 से 10 सेकंड में सारा केचुआ गोबर के नीचे चला जाएगा। रोशनी इसको पसंद नहीं है, इसको अंधेरा पसंद है। कि आपका जो टंकी है या पिट आपने जो बनाया है उसको आप धूप और छाया, धूप से बचाएं, छाया की व्यवस्था करें, धूप और वर्षा से इसको बचाना है। टंकी में डाल दिया और सारा केचुआ नीचे चला गया, तब उसको आपको कवर कर देना है। जो जूट वाली बोरी होती है उस बोरी से ढक करके आप उसको कवर कर दें और फव्वारा से बोरी पर इतना पानी डालें कि बोरी भीग जाए। गर्मी के दिनों में ये क्या करना है कि बोरी को आपको कम से कम सुबह शाम 2 बार भिगोना है, ताकि गोबर और कचरे का जो मिक्सचर है उसका तापक्रम नियंत्रित रहे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप 10 दिन में जो आप उलट पुलट करेंगे तो आप कोशिश ये करेंगे कि किनारे का जो जितना भाग खा चुका है उसको आप हाथ की उंगलियों से समेट करके एक जगह जमा कर दें और उसको हटा लेंगे। हटा के आप दूसरी जगह ढेर बना लेंगे, ताकि वो जो खा चुका है मल वो फिर उसको खाएगा नहीं और वो खाद एक तरह से आपका तैयार हो गया है, तो उसको आप अलग रख लें। और ये प्रक्रिया को हर 8 से 10 दिनों में के बाद करनी है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। उनके अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर बिहार में अगले 2 से 3 दिनों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। वर्षा के दौरान 1 से 2 स्थानों पर गरज वाले बादल बनने के साथ तेज हवा रह सकती है। पिछले 30 मई को उत्तर बिहार में कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई है, जिसके चलते खेतों में हल्की नमी आ गई है। अगले 2 से 3 दिनों में कहीं कहीं हल्की वर्षा को देखते हुए किसान भाइयों को कृषि कार्यों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। रबी मक्का की दौनी एवं दाने सुखाने में विशेष सावधानी रखें। मूंग एवं उड़द की तैयार फलियों की तुराई अविलंब कर लें। बसंतकालीन मक्का की खड़ी फसलों में कीट और रोग व्याधि की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित खरीफ मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 की बुआई करें। जो किसान भाई अब तक ओल की रोपाई नहीं किए हैं, वे अतिशीघ्र ओल की रोपाई संपन्न करें। हल्दी एवं अदरक की बुआई करें। हल्दी से राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली किस्में तथा अदरक की मरान एवं नदिया किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित हैं। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी करें। खरीफ प्याज के लिए N53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर किस्में अनुशंसित हैं। लंबी अवधि वाले धान की किस्मों जैसे राजश्री, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा सब 1, सत्यम की नर्सरी गिराने का काम करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बीज गिरावें। बीज को गिराने से पहले वविस्टिन 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार करें। हरी खाद के लिए सनई और ढांचा की बुआई करें। ढांचा के लिए बीज दर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई करें। कीट व्याधियों से फसल की बराबर निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखने पर अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। लीची तोड़ने के बाद लीची के बगीचों की जुताई कर खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया तथा 50 ग्राम सुहागा के मिश्रण को वृक्ष के पूरे फैलाव में समरूप बिछाकर मिट्टी में मिला दें। किसान भाई मई के अंत तक सभी दुधारू पशुओं को गलघोटू एवं लंगड़ी बीमारियों से बचने के लिए टीका लगाएं। अपने पशुओं को दिन में छायादार सुरक्षित स्थानों पर रखें एवं अधिक मात्रा में स्वच्छ पानी पिलाएं।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव विधान जिला समस्तीपुर के जितेंद्र सिंह ने। आपने गर्मी के मौसम में भेड़ों की देखरेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भाई, भेड़ पालक दिन दिन जो है बकरी और भेड़ पालनों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि चूंकि आदमी का डिमांड जो है नॉनवेज मतलब मांसाहारी की खाने की प्रवृत्ति लोगों की बढ़ती जा रही है, तो मटन प्रोडक्शन के लिए ये दोनों का एक बेस्ट सोर्स है। तो ये अभी वातावरण में गर्मियां अचानक मतलब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो भेड़ पालकों के लिए क्या क्या सावधानियां इस गर्मी के मौसम में रखनी चाहिए? किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा बनवाए। आवास को हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो पाए। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दे तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ को नहीं रखे। सबसे पहले तो किसान भाई, भेड़ पालकों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे गर्मी आने वाला हो, क्योंकि अप्रैल से गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है, वो तो अगर उसके पूरे शरीर पे बाल रहेगा तो उसकी बॉडी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाती है और वो अनईजी फील करता है, जिसके कारण वो खाना पीना कम कर देता है, बीमार पड़ जाता है। तो भेड़ पालकों को फरवरी और मार्च के बीच में बाल काट देना चाहिए। इनके खानपान का उचित प्रबंधन करना चाहिए। हरा चारा, गेहूं का भूसा आदि का प्रबंध करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। दूसरा कि क्या कहते हैं, पशु को जब चराने के लिए, चूंकि 90-95% 99% भेड़ ग्रेजिंग पे डिपेंड है, तो पशुपालकों को ये मैं कहना चाहूँगा कि उसको ग्रेजिंग के लिए भी दोपहर में ये नहीं कि ग्रेजिंग करना है तो 12 से 4 के बीच में ग्रेजिंग नहीं करें। सुबह ग्रेजिंग करें, 5 बजे से लेके निकले 9 बजे तक उसको फिर शेड में डाल देना चाहिए। फिर 5 बजे के बाद से 6-7 बजे तक आप ग्रेजिंग कराए। दोपहर में ग्रेजिंग कभी नहीं कराना चाहिए। तीसरा कि अगर ग्रेजिंग कराने के बाद पशु जहां बैठता है, बैठने का उसका उपयुक्त शेड वाला जगह हो, या अगर शेड वाला घर नहीं है तो पेड़ के नीचे बैठे उसको, ताकि उसको ये ठंड महसूस हो। पानी की उसको पर्याप्त फ्रेश वाटर मतलब ठंडा पानी उसको हमेशा पर्याप्त मिलते रहना चाहिए। भेड़ क्या है किसान भाई, झुंड में चलता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, खाने पे अगर आप उसको थोड़ा एडिशनल सप्लीमेंट्री फीडिंग कराते हैं तो सप्लीमेंट्री में दाना कम से कम 100 से 150 ग्राम दाना गर्मी के दिन में, चूंकि गर्मियों के दिनों में घास फील्ड में ग्रेजिंग नहीं के बराबर होता है, सिर्फ वो घूमते रहती है, थोड़ा मोड़ा चाटती है, तो आप 100 ग्राम दाना हर एक भेड़ को, वयस्क भेड़ को प्रतिदिन प्रति भेड़ के हिसाब से दिया कीजिए। किसान भाइयों, भेड़ में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। यह विषाणु जनित रोग है जिससे भेड़ में अत्यधिक मृत्यु होती है। यह रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित भेड़ में अति गंभीर और प्राण घातक होता है। पशुपालक यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक पीपीआर रोग से बचा सकते हैं। जैसे समय समय पर भेड़ को पीपीआर रोधी टीका लगवाएं, और यदि आपकी भेड़ इस पीपीआर रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ भेड़ बकरियों से अलग रखें। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से करवाएं।
तो इन सब बातों को किसान भाई ध्यान, भेड़ पालक, तो उनकी भेड़ में मतलब ग्रोथ अच्छा होता है और ये प्रकृति में गर्मी के दिनों में ये कोई दुर्घटना से बचा जा सकता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भीषण गर्मी से दुधारू पशुओं को बचाने के उपाय। अच्छी बढ़वार के लिए ओल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में। नमस्कार।